हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक फोटोकेमिस्ट्री। यहाँ पे हम मेनली डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोटोकेमिस्ट्री के डेफिनेशन से। तो देखो, फोटोकेमिस्ट्री क्या होता है, ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम डील करते हैं लाइट के साथ। ठीक है, होता क्या है कि हम लाइट अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे डालते हैं और फिर वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस करते हैं। और कैसे करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करके। सो फोटोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच the molecules absorb light and then undergo photochemical reactions। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन लिखते हैं कि it is that branch of chemistry in which, जिसमें क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। in which molecules absorb light, और क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करके केमिकल रिएक्शन करते हैं। मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट एंड अंडरगो केमिकल रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शंस, अंडरगो केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये होता है फोटोकेमिस्ट्री में। हम इन सभी प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे, अलग अलग रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स को लेंगे हम, ऑलिफिन्स, कार्बोनिल्स, ठीक है, हम इनोन्स, डाइनोन्स, इपॉक्सी कीटोन्स, हम सारे मॉलिक्यूल्स को उठाएंगे और उन पे लाइट डालेंगे और उसके बाद हम उनको रिएक्ट कराएंगे। तो ये है हमारी फोटोकेमिस्ट्री की ब्रांच। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरह से रिएक्शन होती है। तो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करें अगर हम फोटोकेमिस्ट्री के, तो सबसे पहली बात, अगर हम फोटोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन तो हम देख चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे मान लो लाइट है, मॉलिक्यूल क्या करेगा? मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल पे हमने लाइट डाली, लाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच न्यू से। ये इसको एब्जॉर्ब करेगा और सबसे पहले क्या करेगा? एक्साइट होगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये एक्साइट होके उसके बाद क्या करेगा? ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हमने इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शंस को ही मेनली डिस्कस करना है, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसके बारे में और पॉइंट्स की बात करें, तो जो लाइट की बात करते हैं हम, एच न्यू से लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लाइट है वो हम विजिबल लाइट भी ले सकते हैं, वो हम यूवी लाइट भी ले सकते हैं। सो एच न्यू कैन बी विजिबल और इट कुड बी यूवी लाइट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वेवलेंथ की, तो यूवी लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 200 से 400 नैनोमीटर। 200 टू 400 नैनोमीटर जो होती है, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ यूवी रेडिएशन। ठीक है, अगर हम विजिबल रेडिएशन की बात करें तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 400 टू 800 नैनोमीटर। तो हम या तो यूवी रेडिएशन यूज करेंगे या फिर हम यूज करेंगे विजिबल रेडिएशन। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली रेडिएशन की। दूसरी हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस की, तो इन रिएक्शंस में जो डेल्टा जी है, इट कुड बी पॉजिटिव और कुड बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अदरवाइज अगर हम कोई नॉर्मल रिएक्शन कराते हैं तो उसके लिए डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। किसी भी नॉर्मल कंडीशन के लिए, नॉर्मल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। लेकिन फोटोकेमिकल कंडीशंस के लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? फोटोकेमिकल रिएक्शन की। तो इसको समराइज करते हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये कब होती है? जब मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, एक्साइट होगा और उसके बाद जो है वो रिएक्शन देगा। ये है फोटोकेमिकल रिएक्शंस में, हमें ये सब डिस्कस करना है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे लाइट का यूज करते हैं, और ये लाइट जो है वो यूवी लाइट भी हो सकती है, या विजिबल लाइट भी हो सकती है। यूवी भी हो सकते हैं, विजिबल भी हो सकते हैं। यूवी में जो होता है हमारी जो वेवलेंथ होती है वो 200 टू 400 नैनोमीटर होती है, और विजिबल में वेवलेंथ होती है 400 टू 800 नैनोमीटर। उसके बाद अगर हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करें तो इस प्रोसेस फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए, फॉर अ फोटोकेमिकल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। तो ये हमने फोटोकेमिकल रिएक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को फोकस में रखते हुए हम क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ठीक है, अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, तो इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या हो सकता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, इसमें पाई बॉन्ड हो सकता है, इसमें नॉन बॉन्डिंग हो सकता है। यही 3 पॉसिबिलिटीज है। नॉन बॉन्डिंग मींस लोन पेयर हो सकता है। तो अगर मैं एनर्जीज की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे कम एनर्जी होती है सिग्मा की, उसके बाद हमारे पास एनर्जी होती है पाई की, उसके बाद होती है नॉन बॉन्डिंग की, उसके बाद होती है पाई स्टार और उसके बाद होती है सिग्मा स्टार। ये हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर है। देखो ध्यान से, इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, पाई बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हम एनर्जी की बात करें तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी होती है सबसे कम, और उसके बाद होती है पाई की, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग की। इसको देखो किस तरह से समझ सकते हो। लेट्स से मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी है, उस मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो अगर उस मॉलिक्यूल को एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करना है, अगर उस मॉलिक्यूल को अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना है, तो नॉन बॉन्डिंग अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा इजीली डोनेट कर सकता है एज कम्पेयर टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि नॉन बॉन्डिंग जो है वो इजीली डोनेट कर सकता है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसकी डोनेशन एबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू डोनेशन एबिलिटी। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाई, तो नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जाएंगे और पाई से इलेक्ट्रॉन्स कम जल्दी जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पाई का एंटी बॉन्डिंग होता है पाई स्टार और सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग होता है सिग्मा स्टार। तो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है और सारे हमारे, ये दो हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है और ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो इस तरह से हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर होता है। ठीक है, अब हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की, तो कौन कौन सी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। ट्रांजिशंस देखो बहुत सारी पॉसिबल है, बट हम बात करेंगे यहाँ पे अलाउड ट्रांजिशंस की। किसकी, अलाउड ट्रांजिशंस की। तो इन सारी ट्रांजिशंस में से जो ओनली अलाउड ट्रांजिशंस हैं वो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ये अलाउड है। पाई टू पाई स्टार अलाउड होती है, एन टू पाई स्टार अलाउड होती है और एन टू सिग्मा स्टार अलाउड होती है। सिर्फ ये 4 जो है वो अलाउड होती हैं, इसके अलावा कोई भी और अलाउड नहीं होती, वो फॉरबिडन होती है। तो अलाउड ट्रांजिशंस में हमारे पास आती हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार और इसके बाद हमारे पास आते हैं यहाँ पे एन टू सिग्मा स्टार। सिर्फ ये होते हैं अलाउड ट्रांजिशंस। अब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें तो हम देखते हैं कौन सा मॉलिक्यूल कौन सी ट्रांजिशन शो कर सकता है। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को इरेज करते हैं। ट्रांजिशंस हमने देख ली कौन कौन सी अलाउड है, सिर्फ यही 4 अलाउड है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सबसे पहली ट्रांजिशन की विच इज सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ये जो ट्रांजिशन होती है ये सिर्फ एल्केन्स ही शो करते हैं, और इस ट्रांजिशन का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें अपनी नेक्स्ट ट्रांजिशन की विच इज एन टू पाई स्टार, जो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है मींस नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में वो सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं, दैट टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं वो ये ट्रांजिशन शो करते हैं, कौन सी, एन टू पाई स्टार। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अपनी नेक्स्ट ट्रांजिशन की विच इज पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो शो करते हैं वो जिनके पास पाई बॉन्ड होता है, मींस जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड होता है। तो ये शो करते हैं हमारे एल्कीन्स, एल्काइंस या फिर कार्बोनिल्स भी ये ट्रांजिशन शो कर सकते हैं, बिकॉज कार्बोनिल्स में भी जो होता है वो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ये होगी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और एक हमारे पास अलाउड ट्रांजिशन होते हैं लास्ट, एन टू सिग्मा स्टार, और ये वो मॉलिक्यूल्स ये ट्रांजिशन शो करते हैं जिनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है बट कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, जैसे कि हमारे पास है एल्कोहल्स और अमीन्स, एल्कोहल्स एंड अमीन्स। तो ये है हमारे पास सारी अलाउड ट्रांजिशंस, और ये सारे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो इन ट्रांजिशंस को शो करते हैं। ठीक है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। फोटोकेमिस्ट्री में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कार्बोनिल्स को और ऑलिफिन्स को। कार्बोनिल्स में हम जो ट्रांजिशन देखेंगे वो देखेंगे ये वाली, एन टू पाई स्टार। ठीक है, होती है उसमें पाई टू पाई स्टार भी है, लेकिन हम इसी पे क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इसका एनर्जी गैप जो होता है एन टू पाई स्टार का बहुत कम होता है
कम एनर्जी गैप है तो यही जो ट्रांजिशन है वो ज़्यादा हमें शो होती है कार्बोनिल्स में। उसके बाद हम यहाँ पे ओलिफिन्स को पढ़ेंगे और ओलिफिन्स में हम ट्रांजिशंस देखेंगे पाई टू पाई स्टार। ठीक है, तो हमें इन दो ट्रांजिशंस को ध्यान में रखना है और इन्हीं ट्रांजिशंस को हम डिस्कस करेंगे जब हम अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी ट्रांजिशंस है। अब हम बात करते हैं एनर्जी के ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर ऑफ एनर्जी, कि कौन से ट्रांजिशंस की कितनी एनर्जी होती है, एनर्जी। ठीक है, तो अगर देखोगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इसका एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल को ये ट्रांजिशन करानी है तो उसे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद देखो ये तो सबसे ज्यादा होगी, सबसे कम ये होगी, सबसे कम होगी N2 पाई स्टार, सबसे कम होगी N2 पाई स्टार। ठीक है, बीच में क्या आएगी, जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है उसके बाद हमारे पास आएगी अपनी नेक्स्ट ट्रांजिशन विच इज N2 सिग्मा स्टार, N2 सिग्मा स्टार, और उसके बाद आएगी पाई टू पाई स्टार। ये हमारे पास है ऑर्डर ऑफ ट्रांजिशंस का। ठीक है, इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि कौन सा मॉलिक्यूल किस तरह की ट्रांजिशन को शो कर सकता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से मेरा क्या मतलब है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में मैं ये जो दो एनर्जी लेवल्स शो करती हूँ ना, लेट्स से मैंने यहाँ पे शो किया पाई टू पाई स्टार, इन एनर्जी लेवल्स के बीच में बहुत सारे रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, बट इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है तो मैंने निग्लेक्ट करते हैं। और ये वाला जो होती है दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, और ये होती है हमारे पास, इनके बीच में आपस में रोटेशनल और वाइब्रेशनल जो ट्रांजिशन है वो होती रहती है, बट बहुत नेग्लिजिबल होते हैं क्योंकि इनका एनर्जी गैप ज्यादा है और हम इन्हीं को ही डिस्कस करें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को। तो हमने जितने भी ट्रांजिशंस पढ़ी, N2 पाई स्टार हमने पढ़ी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार देखी, पाई टू पाई स्टार देखी, N2 सिग्मा स्टार देखी, ये सारी हमारी कैसी हैं, ये सारी हमारी अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं। और ये सारी किसमें होती है, सारी होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन क्या है, लेट्स मूव टू कंक्लूजन नाउ। तो देखो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट है और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये सारी टाइप के हो सकते हैं, और ये कौन कौन सी ट्रांजिशन शो करते हैं हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, और इन सबका एनर्जी ऑर्डर मेंशन कर दिया। ठीक है, अगर हम बात करें सिग्मा टू सिग्मा स्टार की, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और N2 पाई स्टार की सबसे कम। देखो यहाँ से देख सकते हो इसकी ट्रांजिशन की एनर्जी सबसे ज्यादा, इसकी सबसे कम। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है कि किसकी ज्यादा है, लग सकता है कि ये और ये इक्वल होंगे, बट नहीं, यहाँ पे जिसमें सिग्मा स्टार इन्वॉल्व है ना, जिस ट्रांजिशन में सिग्मा स्टार इन्वॉल्व है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इस तरह से ध्यान रख सकते हो। तो ये तो होगी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑलराइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो सॉल्वेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं, सॉल्वेंट हमारा पोलर सॉल्वेंट हो सकता है, सॉल्वेंट हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट हो सकता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो सकता है। ठीक है, ये दो तरह के सॉल्वेंट्स हैं। तो अगर हम बात करें पोलर सॉल्वेंट्स की, तो पोलर मींस जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है, जिसमें ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट होता है जिसका जीरो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, इसमें डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, इसमें डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। अब हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करना, हम अपनी ट्रांजिशंस को इसके साथ रिलेट करना चाहते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इस चैप्टर में मेनली ट्रांजिशंस पढ़ेंगे N2 पाई स्टार और हम पढ़ेंगे पाई टू पाई स्टार, क्योंकि हमारे चैप्टर जो है वो फोकस्ड है किस पे, कार्बोनिल्स पे और ओलिफिन्स पे। तो अगर हम इन दो ट्रांजिशंस की बात करें, तो जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है इसका जो रेट है, इसका अगर किसी रिएक्शन में ये ट्रांजिशन हो रही है तो उसका रेट बढ़ेगा अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे। तो देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें N2 पाई स्टार इन्वॉल्व है। अगर हम बात करें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की, तो यहाँ पे जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
कि कौन सा सॉल्वेंट किसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। इसको ना इस तरह से याद कर सकते हो कि जो n है, n टू पाई स्टार, जो n से स्टार्ट हो रहा है उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है उसका रेट बढ़ा रहा है, और पाई टू पाई स्टार का पोलर सॉल्वेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहे हैं। अब हम देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑल राइट, तो हम पोलर सॉल्वेंट्स और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। तो होता क्या है, जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं ना, मींस जिनकी पोलैरिटी होती है या जो जिनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो नॉन बॉन्डिंग को स्टेबलाइज करते हैं, फिर वो पाई को स्टेबलाइज करते हैं, पाई स्टार को और फिर पाई को। ये हमारे पास पोलर सॉल्वेंट के लिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर पोलर सॉल्वेंट्स, कि जो अगर मान लो पोलर सॉल्वेंट होगा वो नॉन बॉन्डिंग को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, उसके बाद पाई स्टार को स्टेबलाइज करेगा, और उसके बाद वो पाई को स्टेबलाइज करेगा। देखो इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखो मान लो हमारे पास ट्रांजिशन हो रही है, लेट्स से पाई टू पाई स्टार, ये हमारे पास ट्रांजिशन हो रही है, यहाँ पे है हमारा पाई और यहाँ पे है पाई स्टार। ठीक है, हमने सॉल्वेंट कैसा लिया है, इस केस में हमने सॉल्वेंट लेट्स से नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है, नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसके बीच में ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, इसका एनर्जी गैप लेट्स से डेल्टा ई है, डेल्टा ई 1, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा मैक्स 1। अगर मैं वेवलेंथ और एनर्जी की बात करूं तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू, और यहाँ से हमारे पास जो न्यू होता है वो लैम्डा बाय सी बाय लैम्डा होता है, और एनर्जी जो होती है वो होती है एच सी बाय लैम्डा। जो एनर्जी और वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी कम वेवलेंथ होगी, और जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, और एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप होता है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी डिफरेंस उतना ही कम लैम्डा मैक्स। तो हमारा यहाँ पे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेल्टा ई 1 है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा मैक्स है। अब अगर हम पोलर सॉल्वेंट्स यूज करेंगे तो देखो पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, पोलर पाई स्टार को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा एज कंपेयर टू पाई, मींस ये पाई स्टार की एनर्जी को ज्यादा कम करेगा इस तरह से, और ये पाई की एनर्जी को इतना कम नहीं करेगा इस तरह से। ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पाई है, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पाई स्टार है। क्या किया इसने, पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइज ज्यादा करेगा पाई स्टार को, कम करेगा पाई को। स्टेबलाइज करना मींस एनर्जी को कम करना। तो अगर मेरे पास यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, इस पाई स्टार की एनर्जी को ज्यादा कम करेगा और इस पाई की एनर्जी को इतना कम नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से ये जो गैप है वो कम हो गया, ये जो गैप है डेल्टा E2 ये कम हो गया डेल्टा E1 से। ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास होगी लैम्डा मैक्स 2, और तो अगर एनर्जी कम होगी तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये है हमारे पास इफेक्ट ऑफ पोलर सॉल्वेंट। इसी वजह से पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, वो पाई टू पाई स्टार की जिन रिएक्शंस में पाई टू पाई स्टार होता है ट्रांजिशन, उनके रेट को बढ़ाता है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि जो पोलर सॉल्वेंट होगा वो इंक्रीज करेगा, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ, किसके रेट को बढ़ाता है, रेट ऑफ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, और उन रिएक्शंस को जिनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रही है। क्यों, क्योंकि इसके एनर्जी गैप, जितना कम एनर्जी गैप होगा उतनी जल्दी ट्रांजिशन होगी और उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सप्लेनेशन है। बस क्या ध्यान में रखना था, सिर्फ इतना ध्यान में रखना था कि पोलर सॉल्वेंट जो है वो किसको स्टेबलाइज करते हैं, पोलर सॉल्वेंट नॉन बॉन्डिंग को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं, फिर पाई स्टार को और फिर पाई को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ पोलर सॉल्वेंट को ही, बट इन N टू पाई स्टार ट्रांजिशन, पोलर सॉल्वेंट इन N टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो देखो हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की। पोलर सॉल्वेंट में स्टेबिलिटी, पोलर सॉल्वेंट में N सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर पाई स्टार होता है और फिर होता है पाई। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द लेवल्स इन पोलर सॉल्वेंट। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं अपनी ट्रांजिशन N टू पाई स्टार की। लेट्स से ये N है और ये पाई स्टार है, किसमें, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में है।
ये कुछ इनके बीच का एनर्जी गैप है, लेट्स से डेल्टा E1, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा मैक्स 1 है। होगा क्या, जब हम पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे तो नॉन बॉन्डिंग को स्टेबलाइज कर रहे हैं, मींस नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी को कम कर रहा है। ये नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी को बहुत ज्यादा कम कर देगा जब हम यूज करेंगे पोलर सॉल्वेंट। तो जब हम पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे तो नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी यहाँ पहुंच गई, और पाई स्टार की एनर्जी को उतना कम नहीं करेगा, तो पाई स्टार की एनर्जी को यहाँ पे ले आएगा। तो पोलर सॉल्वेंट से ये वाला जो गैप है वो आप देख सकते हो गैप बढ़ गया है। गैप बढ़ गया मींस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेल्टा E2 है वो ज्यादा हो गया है और लैम्डा मैक्स 2 जो है वो कम हो गया है। तो डेल्टा E2 इज ग्रेटर देन डेल्टा E1। E2 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू पोलर सॉल्वेंट। E1 जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लैम्डा मैक्स होगी वो हो जाएगी कम। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जब हमने पोलर सॉल्वेंट यूज किया गैप बढ़ गया, ट्रांजिशन होनी मुश्किल होगी। इसका मतलब है जब हम पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे तो वो N2 पाई स्टार के रेट को कम करेगा, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट N2 पाई स्टार के रेट को बढ़ाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन है कि जो पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट जो है वो N2 पाई स्टार की के रेट को, जिन रिएक्शन में ये ट्रांजिशन हो रही है उसके रेट को कम करेगा, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होगा वो इस ट्रांजिशन के रेट को बढ़ाएगा, इसके रेट को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन है पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन क्या है हमारी इस सारी डिस्कशन का, कि अगर हम पोलर सॉल्वेंट लेंगे, अगर हम पोलर सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है, तो वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की एनर्जी को कम करेगा और इसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। लेकिन वहीं अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो वो क्या करेगा, वो N2 पाई स्टार के रेट को बढ़ाएगा, N2 पाई स्टार के रेट को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, इसके बीच की एनर्जी को कम करके। तो ये हमारे पास जो है वो कंक्लूजन है। और अगर इसका रीजन की बात करें तो रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन है कि पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं नॉन बॉन्डिंग को सबसे ज्यादा, फिर पाई स्टार को, फिर पाई को। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द एनर्जी लेवल्स इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो पोलर सॉल्वेंट्स में ये वाला जो है वो ट्रेंड फॉलो होता है, और इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फेट ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। होगा क्या, हमने लाइट डाली मॉलिक्यूल पे, वो अपने ग्राउंड स्टेट पे था, वो एक्साइट होके अपर एनर्जी लेवल पे चला गया। अब ऊपर जाने के बाद वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है, क्या क्या उस इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ पे लेट्स से मेरे पास ये है ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स थे, मैंने यहाँ पे जो है वो लाइट डाली, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होके यहाँ चला गया। देखो अब स्पिन इसकी ऑपोजिट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे जाने के बाद इसकी क्या पॉसिबिलिटी, वापस आ सकता है, ये फ्लोरोसेंस कर सकता है, ये फास्फोरेसेंस कर सकता है, ये हीट के फॉर्म में अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। तो बहुत सारी इसकी पॉसिबिलिटीज है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो फेट ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन में अगर हम फिजिकल प्रोसेसेस की बात करें, देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो एक्साइट होने के बाद फोटोकेमिकल रिएक्शन करेगा, लेकिन अगर हम फिजिकल प्रोसेसेस की फॉर्म में बात करें कि हीट और लाइट किस प्रोसेस में रिलीज होती है, तो फिजिकल प्रोसेस की बात करते हैं। तो देखो हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं, रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव, रेडिएटिव का मतलब होता है जिसमें लाइट इन्वॉल्व होती है। तो रेडिएटिव प्रोसेसेस हमारे पास दो होते हैं, फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस। इस सबको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जबलॉन्स्की डायग्राम में, विच इज आवर नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस, ये दोनों हमारे पास कैसे हैं, दोनों हमारे पास रेडिएटिव प्रोसेस है, मींस इन दोनों में ही लाइट की इन्वॉल्वमेंट है, इन दोनों में लाइट रिलीज होती है। नॉन रेडिएटिव प्रोसेस की बात करें तो ये हीटिंग से हीटिंग इसमें इन्वॉल्व होती है। तो इसके अंदर तीन प्रोसेसेस आते हैं। सबसे पहला है इंटरनल कन्वर्जन, डिटेल में हम इसको जबलॉन्स्की डायग्राम में देखेंगे, इंटरनल कन्वर्जन विच इज IC। नेक्स्ट इज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। बार बार हम इस टर्म को यूज करेंगे तो डिटेल में देखेंगे हम इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ISC। और तीसरा जो है वो है वाइब्रेशनल कैस्केड,
वाइब्रेशनल कैस्केड, इसको हम बोल सकते हैं वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन भी, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। ठीक है, ये तीनों जो है वो रेडिएटिव प्रोसेस से, मींस इन तीनों से ही हीट रिलीज होती है। हीट मींस इस तरह से हम इसको हीट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दोनों जो है लाइट से इन्वॉल्व है। ठीक है, दिस इज लाइट। तो अगर हम इसको देखें तो देखो, अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हुआ, अब उसके पास एक जो पॉसिबिलिटी है वो तो है फोटोकेमिकल रिएक्शन की, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन कर सकता है, वो तो हो गया केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आए। कैसे आएगा? या तो फ्लोरोसेंस से आएगा या वो आएगा फॉस्फोरेसेंस से। ठीक है, तो इन दोनों से ही लाइट रिलीज होती है। लेकिन और क्या पॉसिबिलिटी है? जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो अपने लोअर एनर्जी लेवल में आ सकता है हीट की हेल्प से, हीट रिलीज करके। तो पहली पॉसिबिलिटी है इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, इसको डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से हम करते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग और वाइब्रेशनल कैस्केड। अभी के लिए सिर्फ ये नाम देख लो और डिटेल में हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज जबलॉन्स्की डायग्राम। ठीक है, जबलॉन्स्की डायग्राम में ये सारी टर्म्स जो है वो क्लियर होंगी। तो देखो जबलॉन्स्की डायग्राम क्या होता है, सबसे पहले मैं डायग्राम को ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद हम इसको देखेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास होता है S0, ये हमारे पास होता है सिंगलेट स्टेट। उससे पहले मैं सिंगलेट और ट्रिपलेट को एक्सप्लेन करती हूँ। देखो हम जबलॉन्स्की डायग्राम में ना सिंगलेट और ट्रिपलेट को बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे, सिंगलेट और ट्रिपलेट को। सिंगलेट को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिपलेट को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हम क्यों बार बार इसको यूज करेंगे जबलॉन्स्की डायग्राम में। तो देखो अगर मेरे पास मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से भी हो सकते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह से भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो इस तरह से है, अगर वो इस तरह से पैरामैग्नेटिक फॉर्म में है तो उसे हम बोलते हैं ये अनपेयर्ड है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट। लेकिन अगर दोनों पेयर्ड है तो उसे हम बोलते हैं सिंगलेट स्टेट। देखो ऐसा क्यों? सिंगलेट और ट्रिपलेट जो होती है वो मल्टीप्लिसिटीज होती हैं। क्या होती है? मल्टीप्लिसिटीज। और मल्टीप्लिसिटीज जो होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2s+1 से। अगर हम बात करते हैं इस स्टेट की, तो यहाँ पे जो स्पिन है, स्पिन क्या होगी? देखो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है इसकी स्पिन होती है +½ और जो डाउनवर्ड होता है उसकी स्पिन होती है -½ तो देखो अगर मेरे पास इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं तो इसकी स्पिन होगी ½ जो अपवर्ड है उसकी होगी ½ जो डाउनवर्ड है उसकी होगी -½ तो इसमें s की वैल्यू है 0। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, जो एक की इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर है एक की नीचे है, जिसकी ऊपर है उसकी स्पिन है +½ जिसकी नीचे है उसके -½ जब हम इसको काउंट करेंगे तो ओवरऑल स्पिन आएगी 0। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लिसिटी की बात करूं तो वो होती है 2s+1। अगर s की वैल्यू 0 है तो 2 × 0 + 1 मीन्स 1, तो हम इस स्टेट को बोलते हैं सिंगलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट मीन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 हो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी मीन्स 2s+1 जो है वो 1 हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिपलेट स्टेट की। ट्रिपलेट स्टेट में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन क्या है? अपवर्ड्स है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ओवरऑल स्पिन होगी वो होगी ½ + ½ ½ + ½ मीन्स 1। 2s+1 की वैल्यू क्या होगी? 2 × 1 + 1 मीन्स 3। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 मीन्स इस स्टेट को बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट। इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, तो ट्रिपलेट स्टेट का क्या मतलब है? ट्रिपलेट स्टेट का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इस स्टेट को हम पैरामैग्नेटिक स्टेट भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड होंगे, पेयर्ड होंगे तो इस स्टेट को बोलते हैं डायमैग्नेटिक। ठीक है, अगर मैं एनर्जी की टर्म्स में बात करूं तो देखो ये वाला जो होगा ना, ये जो ट्रिपलेट स्टेट होगी, ये जो है ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। मींस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले सिंगल सिंगल ऑर्बिटल्स फिल होंगे और फिर पेयरिंग होगी। तो ये जो ट्रिपलेट वाला है, जो ट्रिपलेट वाला है, इट फॉलोज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इट फॉलोज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब क्योंकि इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है तो ये जो है ये ज्यादा स्टेबल होगा। ट्रिपलेट स्टेट जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, और अगर ये ज्यादा स्टेबल होगी तो इसकी लाइफ टाइम ज्यादा होगी, और अगर लाइफ टाइम ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि जो एक्साइटेड जो ट्रिपलेट स्टेट है इसकी लाइफ टाइम ज्यादा है, मींस इसकी एनर्जी कम है, मींस इस स्टेट की एनर्जी कम है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन होती है। हम जबलॉन्स्की डायग्राम में इन सबको यूज करेंगे, हम ट्रिपलेट की एनर्जी को कम शो करेंगे सिंगलेट से। द रीजन बीइंग इज कि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, इसकी वजह से इसकी लाइफ टाइम ज्यादा, मोर स्टेबल मींस लेस एनर्जी। और अगर हम बात करें
अगर हम बात करें फोटोकेमिकल रिएक्शंस की, तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो ट्रिपलेट स्टेट में ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका लाइफ टाइम ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें सिंगलेट की, तो पहले ही पेयरिंग होगी, एक अनफिल्ड एक एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा है, इस एम्प्टी ऑर्बिटल के होते हुए पेयरिंग हो रही है, मींस ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है। और अगर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, इट डू नॉट फॉलो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसका मतलब है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो स्टेट है सिंगलेट स्टेट होगी अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब है कि इसकी लाइफ टाइम जो होगी वो बहुत ही कम होगी, इस स्टेट की लाइफ टाइम जो होगी वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होगी, नैनो सेकेंड्स में होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एक्सप्लेनेशन है। कंक्लूजन की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या है कि हमारे पास सिंगलेट और ट्रिपलेट जो होते हैं दोनों कैसे होते हैं, दोनों स्टेट्स होते हैं हमारे पास, एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं। तो इन दोनों में से जो है, अगर सिंगलेट की बात करूं तो सिंगलेट का मतलब है स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1, ट्रिपलेट की बात करूं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं लाइफ टाइम की, तो लाइफ टाइम की बात करूं तो यहाँ पे लाइफ टाइम शॉर्ट होता है और यहाँ पे लाइफ टाइम लॉन्ग होता है। यहाँ पे होती है शॉर्ट लाइफ टाइम, यहाँ पे होते हैं लॉन्ग। एनर्जी की बात करूं तो सिंगलेट की एनर्जी ज्यादा होती है, ट्रिपलेट की एनर्जी कम होती है। स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये जो सिंगलेट स्टेट होती है ये लेस स्टेबल होती है और ट्रिपलेट स्टेट मोर स्टेबल होती है। ठीक है, अगर मैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात करूं तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है वो ट्रिपलेट स्टेट में फेवरेबल होती है, सिंगलेट में ज्यादा मतलब सिंगलेट में जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं फेवरेबल नहीं होते, बिकॉज लाइफ टाइम कम है तो टाइम ही नहीं मिलता इनको रिएक्शंस करने का। तो ट्रिपलेट स्टेट में जो होती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की सिंगलेट और ट्रिपलेट की। अब इसको एक बार एक एग्जाम्पल से वो देख सकते हो। देखो लेट्स से हमारे पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रही है, ये हमारे पास है पाई, ये है हमारे पास पाई स्टार। इसमें मान लो हमारे पास इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ये ग्राउंड स्टेट है, वो एक्साइटेड स्टेट है। हमने क्या किया, हमने इस पर लाइट डाली, तो होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होके जाएगा पाई स्टार में। अब ये एक्साइट होके जो एक्साइट होके जाएगा उसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो इस तरह से एक्साइट हो सकता है, देखो, या तो वो इस तरह से एक्साइट हो सकता है कि वो अपनी स्पिन जो है वो कंजर्व रखे, क्योंकि यहाँ पे भी इसकी स्पिन ऑपोजिट थी, यहाँ जाएगा तब भी ऑपोजिट है, या फिर अपनी स्पिन जो है वो इन्वर्ट करके जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम इस पॉसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे दोनों की स्पिन जो है वो डिफरेंट है, तो ओवरऑल जो कैपिटल एस होगा, ओवरऑल स्पिन इसकी होगी 0 और इस स्टेट का नाम होगा सिंगलेट स्टेट। ठीक है, सिंगलेट का मतलब है कि उसने अपनी स्पिन चेंज नहीं की, वो ऐसे कैसे एक्साइट हो गया। और जो ये वाली स्टेट है एक्साइटेड स्टेट, ये कैसे एक्साइटेड स्टेट है, दिस इज ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल जो स्पिन है, ओवरऑल स्पिन 1 है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होगी, इसकी वजह से एक्साइटेड स्टेट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है। जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट तो सिंगलेट ही है। ग्राउंड स्टेट की बात करें तो यहाँ पे तो प्लस हाफ माइनस हाफ मीन्स यहाँ पे ओवरऑल कैपिटल एस 1 0, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 1 है। ग्राउंड स्टेट दोनों में जो है वो सिंगलेट है, यहाँ पे भी सिंगलेट है, यहाँ पे भी सिंगलेट है। यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट जो है वो सिंगलेट है और यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट जो है वो ट्रिपलेट है। ये हमारे पास होता है सिंगलेट और ट्रिपलेट का। ठीक है, अगर इसने अपनी स्पिन चेंज नहीं की तो सिंगलेट, अगर इसने अपनी स्पिन चेंज कर ली तो ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है ट्रांजिशंस की फॉर्म में। अब हम बात करते हैं जबलॉन्स्की डायग्राम की। ठीक है, जबलॉन्स्की डायग्राम में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास है S0 जो किसी भी ट्रांजिशन की क्या है, ग्राउंड स्टेट है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ना यहाँ पे बहुत सारे जो है वो और एनर्जी लेवल्स होंगे। कौन से एनर्जी लेवल्स होंगे, ये वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है, दिस इज S0। उसके बाद हमारे पास होगा S1, ठीक है, ऊपर S2 भी हो सकता है, दिस इज S2। इस तरफ जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, इस तरफ जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी। अब हमने क्या बोला था, ग्राउंड स्टेट हमेशा सिंगलेट ही रहेगी। ठीक है, ग्राउंड स्टेट हमेशा सिंगलेट रहेगी। ट्रिपलेट की बात करें तो ट्रिपलेट की एनर्जी जो होती है वो सिंगलेट से कम होती है, तो दिस इज ट्रिपलेट स्टेट T1। ठीक है, ग्राउंड स्टेट को मैं यहां तक लिख देती हूँ इस तरह से, दिस इज S0। तो देखो ये हमारा जबलॉन्स्की डायग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो गया। सबसे पहले देखो इस तरफ जाएंगे एनर्जी बढ़ रही है,
सबसे ग्राउंड पे S नॉट है, कोई भी ट्रांजिशन हो ग्राउंड स्टेट सिंगलेट, इसे बोलते हैं S नॉट को सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। दिस इज सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। जब हम इस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, जब हम इस पे लाइट डालेंगे तो इसकी ट्रांजिशन होगी, कहाँ होगी, हायर एक्साइटेड स्टेट में होगी। तो ये हमारे पास है सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज सिंगलेट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये है हमारे पास ट्रिपलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसी तरह से यहाँ पे T2 भी हो सकता है, T2 ट्रिपलेट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो होगा क्या, जैसे ही हमने लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन्स की होगी ट्रांजिशन इस तरह से। ये क्या है, ये है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दिस इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हमने लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन्स ने लाइट एब्जॉर्ब की, और वो एब्जॉर्ब करके जो है वो या तो S1 में जाएगा या S2 में जाएगा, S3 S4 मतलब जाएगा सिंगलेट में ही। ठीक है, इस तरह से जाएगा। अब क्या होगा, अब एक्साइट तो हो गया, अब क्या पॉसिबिलिटी है, मान लो इलेक्ट्रॉन S1 में है, अब उसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो S1 से जो है वापस इसमें आ सकता है। ठीक है, अगर ये वापस S1 से S0 में आ रहा है और ये हीट रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, तो इसे बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन मींस अगर वो हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है, हायर टू लोअर आ रहा है, और वो हीट इन्वॉल्व कर रहा है, मींस अगर वो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है तो उसे हम बोलेंगे इंटरनल कन्वर्जन IC। ठीक है, उसके बाद अगर S2 से S1 में आ रहा है तो इसे भी हम बोलेंगे इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, और यहाँ पे अगर हीट इन्वॉल्व है, ठीक है, हीट रिलीज करेगा। उसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी ये है कि वो S1 से ग्राउंड स्टेट में आएगा और वो यहाँ से लाइट रिलीज करेगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस कैसा होता है, फ्लोरेसेंस रेडिएटिव प्रोसेस होता है, लाइट इन्वॉल्व होती है, हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर में आएगा और लाइट रिलीज करेगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि वो S1 से जाए T1 पे, क्योंकि T1 की एनर्जी कम है। ठीक है, और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन T1 में जा सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अगर वो अपनी मल्टीप्लिसिटी को चेंज कर रहा है, मींस अगर वो सिंगलेट टू ट्रिपलेट में जा रहे हैं, उसे बोलते हैं इंटर सिस्टम, सिस्टम चेंज हो रहे हैं ना, तो इसको हम ये बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर T2 से T1 में आ रहा है और हीट जो है वो रिलीज कर रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। मींस विद इन द सेम मल्टीप्लिसिटी अगर ट्रांजिशन हो रही है तो होती है इंटरनल कन्वर्जन। मल्टीप्लिसिटीज में चेंज हो तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। दोनों क्या है, दोनों हीट से रिलेटेड है, दोनों हीट रिलीज करते हैं। नेक्स्ट, अगर T1 पे इलेक्ट्रॉन है तो वो वापस आ सकता है और ये लाइट रिलीज करेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास है जबलॉन्स्की डायग्राम, और ये सारी उसकी पॉसिबिलिटीज हैं कि क्या क्या हो सकता है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन के साथ। सबसे पहले क्या देखना है, देखो सबसे पहले हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पड़े हैं सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने उस पर लाइट डाली, उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो जा सकता है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में, S1 में या S2 में। T1 में नहीं जाएगा, S0 से वो जाएगा या तो S1 में या S2 में, बट S0 से T1 जो है वो अलाउड ट्रांजिशन नहीं है। ठीक है, S0 टू T1 इज नॉट अलाउड। तभी हमने डायरेक्ट ऐसी कोई ट्रांजिशन ही नहीं दिखाई कि S0 से T1 में जा रहे इलेक्ट्रॉन, तो वो या तो S1 में जाएगा या S2 में जाएगा। अगर वो एक्साइट हो गया, अब क्या पॉसिबिलिटी है कि वो अब हायर एक्साइटेड स्टेट में लाइफ टाइम कम होता है, अब वो वापस आएगा। वापस कैसे आ सकता है, वापस या तो अपने लोअर एनर्जी लेवल में आ सकता है और वो हीट रिलीज कर सकता है। अगर हीट इन्वॉल्व है तो उसे बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन, और अगर लाइट इन्वॉल्व है तो उसे बोलते हैं फ्लोरेसेंस। अगर वो S1 से S0 में आ रहा है और लाइट रिलीज कर रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो इन सारे प्रोसेसेस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले S0 है, S0 से इलेक्ट्रॉन जाएगा S1 में, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद दिस प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। S0 से लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद इट कैन गो टू S2। अगर ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर ली तो S2 में चला जाएगा, लेकिन S0 से T1 कभी नहीं जाएगा, ये फॉरबिडन है। दिस इज फॉरबिडन। क्यों फॉरबिडन है, क्योंकि हमारे पास कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिकल रूल्स होते हैं और ये उस रूल को फॉलो नहीं करता। स्पेक्ट्रोस्कोपिकल रूल क्या कहता है कि डेल्टा S जो होता है वो 0 होना चाहिए किसी भी अलाउड ट्रांजिशन के लिए, किसी भी अलाउड ट्रांजिशन के लिए, और यहाँ पे डेल्टा S 0 नहीं है।
डेल्टा एस यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है जिसकी वजह से फॉरबिडन है। ये हो गया पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होगी कि वो हायर एक्साइटेड स्टेट है, मान लो वो S1 में है, वो S1 से S0 में आ रहा है और साथ में वो हीट रिलीज कर रहा है। अगर वो हीट रिलीज कर रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। मींस हमारी मल्टीप्लिसिटी सेम है, बस हायर टू लोअर एनर्जी लेवल में आया है। नेक्स्ट अगर वो S2 में है और वो S2 से कहाँ आ रहा है, लेट्स से S1 में आ रहा है हीट रिलीज करके, तो दिस इज ऑल्सो इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, ये इंटरनल कन्वर्जन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, अगर वो S1 से T1 में आ रहा है तो अलाउड है। ठीक है, ये वाली जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ये भी थर्मल प्रोसेस है, यहाँ पे भी हमारे पास हीट इन्वॉल्व है। ठीक है, और ये कैसी है, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है। और यहाँ पे जो ट्रिपलेट है उसकी एनर्जी कम है, सिंगलेट की एनर्जी ज्यादा है, तो हायर टू लोअर एनर्जी लेवल में आ सकता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि वो S1 से S0 में आए बट लाइट रिलीज करे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस। अगली पॉसिबिलिटी है कि वो T1 से S0 में आए, T1 ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से S0 में आए प्लस लाइट इन्वॉल्व हो और वो लाइट रिलीज करे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमने क्या बात की, इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस और एब्जॉर्प्शन। तो ये सारी प्रोसेसेस हमारे पास होती हैं किसमें, जबलांस्की डायग्राम में। ठीक है, और अगर हम बात करें वाइब्रेशनल कैस्केड की, वाइब्रेशनल कैस्केड और वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन कैस्केड, तो इसमें क्या होता है, इसमें हायर वाइब्रेशनल लेवल से इलेक्ट्रॉन जाता है लोअर वाइब्रेशनल लेवल पे और हीट इन्वॉल्व होती है। तो ये भी जो होता है हमारा नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होता है, यहाँ पे भी थर्मल एनर्जी या हीट इन्वॉल्व है, तो इसे हम वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन भी कहते हैं। होता क्या है, हायर वाइब्रेशनल लेवल से वो लोअर वाइब्रेशनल लेवल में जाएगा। और वाइब्रेशनल लेवल्स जो होते हैं, जो हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं S0, S1, S2, ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं, T1, इनके साथ जो है वाइब्रेशनल लेवल्स एसोसिएटेड होते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल इस तरह से। ठीक है, तो इनके बीच में जो ट्रांजिशन होती है उसे हम बोलते हैं वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, इनके बीच में भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो होता है वो जबलांस्की डायग्राम बनता है। ये पूरा डायग्राम है, सारे हमने प्रोसेसेस को देख लिया कि कौन सा प्रोसेस किस तरह से होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट इज फोटोसेंसिटाइजर एंड फोटोसेंसिटाइजेशन। हमने जबलांस्की डायग्राम डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, फोटोसेंसिटाइजर एंड फोटोसेंसिटाइजेशन। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एक पॉइंट और था जो हमने बात की थी अपने किसकी, ट्रिपलेट स्टेट की। तो ट्रिपलेट स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है, ट्रिपलेट स्टेट में फोटोकेमिकल रिएक्शन शो करता है। ये पॉइंट वैसे मैंने बता दिया था, बट जो जबलांस्की डायग्राम था वहां भी लिख सकते हो कि ट्रिपलेट स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो वो जबलांस्की डायग्राम में जब ट्रिपलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन होता है तो फोटोकेमिकल रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइफ टाइम जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोटोसेंसिटाइजर की। तो देखो हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डायरेक्टली लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो वो हेल्प लेते हैं एक्सटर्नल मॉलिक्यूल की। वो एक्सटर्नल मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एक्साइट होता है, और वो एक्साइटेड स्टेट से एनर्जी देता है उस मॉलिक्यूल को। फिर वो मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइट होता है और वो मॉलिक्यूल जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन देता है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजर। इसको इसकी हेल्प से समझते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, ये लेट्स से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो डायरेक्टली लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डायरेक्टली लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा, ये हेल्प लेगा फोटोसेंसिटाइजर की हेल्प लेगा। फोटोसेंसिटाइजर क्या करेगा, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये फोटोसेंसिटाइजर जो होगा वो एक्साइट होगा, ये उसके बाद अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को। जैसे ये रिएक्टेंट को ट्रांसफर करेगा तो रिएक्टेंट होगा एक्साइट, और फिर ये रिएक्टेंट देगा फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो ये जो फोटोसेंसिटाइजर है एज एक तरह से कैटलिस्ट का काम करता है इस फोटोकेमिकल रिएक्शन को कराने में। ठीक है, तो होगा क्या,
तो होता क्या है, लेट्स से मैं एक एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास सेंसिटाइजर है और मैंने इसमें ऐड किया रिएक्टेंट। रिएक्टेंट डायरेक्टली तो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो सेंसिटाइजर क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और लाइट को एब्जॉर्ब करके सबसे पहले जाएगा ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में। दिस इज सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि यहाँ पे ये S0 में पड़ा है, S0 से जाएगा वो सिंगलेट में, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में। उसके बाद ये करेगा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करने के बाद ये जाएगा अपनी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में। उसके बाद ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से एनर्जी ट्रांसफर करते हैं रिएक्टेंट में। उसके बाद ये जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में सेंसिटाइजर है, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। खुद तो ये आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में S0 में, और रिएक्टेंट चला जाएगा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में, और यहां से ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस करेगा। तो ये काम होता है फोटोसेंसिटाइजर का, ध्यान रखना। पहले सेंसिटाइजर S0 में होता है, फिर वो सिंगलेट में जाएगा, फिर वो सिंगलेट से जाएगा ट्रिपलेट में, ट्रिपलेट से वो एनर्जी ट्रांसफर करता है। इसको इस तरह से देख सकते हो। जो हमारे पास फोटोसेंसिटाइजर्स होते हैं उनको हम शॉर्ट में D बोलते हैं। D मींस डोनर, क्योंकि लाइट को एक तरह से डोनेट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को डोनेट कर रहे हैं, तो इसे हम डोनर बोलते हैं। और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सेप्टर, क्योंकि लाइट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो होता क्या है कि डोनर जो होता है वो क्या करेगा, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। पहले ही पड़ा था ग्राउंड स्टेट में, उसके बाद ये जाएगा सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में। ये हमारे पास प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करके। उसके बाद ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से जाएगा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करके, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है ट्रिपलेट में, क्योंकि ट्रिपलेट में लाइफ टाइम ज्यादा होता है ना। उसके बाद ये ट्रिपलेट में जाके क्या करेगा, ये रिएक्टेंट को, जो कि एक्सेप्टर है, उसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा। दिस इज एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस। कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है, कोलिजन के थ्रू कोलिजन एनर्जी ट्रांसफर करेगा। खुद तो जाएगा ग्राउंड स्टेट में और रिएक्टेंट को और एक्सेप्टर को भेज देगा ट्रिपलेट स्टेट में। उसके बाद ये जो रिएक्टेंट है जो हमारे ट्रिपलेट स्टेट में है, ये शो करेगा रिएक्शंस को। जो अदरवाइज डायरेक्टली नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा था वो इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एज अ कैटलिस्ट हमारे पास यूज होता है क्या चीज, फोटोसेंसिटाइजर। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, एग्जांपल्स ऑफ फोटोसेंसिटाइजर्स, तो इसमें हमारे पास आता है बेंजोफिनोन, और हमारे पास आता है एसिटोफिनोन, और हम सेंसिटाइजर यूज करते हैं एसीटोन, हम यूज कर सकते हैं बेंजिल, हम यूज कर सकते हैं बेंजीन। ये सारे हम जो है फोटोसेंसिटाइजर की फॉर्म में यूज करते हैं, बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन, एसीटोन, बेंजिल, बेंजीन, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं, फिर ये रिएक्टेंट्स को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसी भी मॉलिक्यूल के फोटोसेंसिटाइजर होने की क्या कंडीशन है, मींस अगर किसी मॉलिक्यूल को एज अ फोटोसेंसिटाइजर बिहेव करें तो उसे किस किस कंडीशन को जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम कंडीशंस को। कंडीशंस फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी फोटोसेंसिटाइजर। सबसे पहली कंडीशन है कि उसको फोटोसेंसिटाइजर के लिए की फॉर्म में बिहेव करने के लिए एब्जॉर्ब करना पड़ेगा लाइट को। दूसरी कंडीशन है कि उसे इतनी कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होना चाहिए कि वो रिएक्टेंट से पहले लाइट एब्जॉर्ब कर ले। तो फोटोसेंसिटाइजर मस्ट बी प्रेजेंट इन दीज आर कंडीशंस फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी फोटोसेंसिटाइजर। टू बी फोटोसेंसिटाइजर मींस डोनर, ठीक है। तो अगर उसे लाइट को एब्जॉर्ब करना है तो उसे इतनी कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन इनफ कॉन्सेंट्रेशन कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, दैट इट कैन एब्जॉर्ब लाइट बिफोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, बिफोर रिएक्टेंट। क्योंकि फिर तो अगर रिएक्टेंट नहीं एब्जॉर्ब कर लिया पहले तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है फोटोसेंसिटाइजर का, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उसका इंटर सिस्टम क्रॉसिंग रेट फास्ट होना चाहिए। दिस इज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग रेट फास्ट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो फोटोसेंसिटाइजर है वो सिंगलेट से जल्दी से ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाए एज कंपेयर टू कि वो सिंगलेट से रिएक्टेंट को एनर्जी ट्रांसफर कर दे। इस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर करने के बजाय उसे इस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर करनी है रिएक्टेंट को, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या पॉइंट है कि जो हमारा फोटोसेंसिटाइजर है
उसका इंटर सिस्टम क्रॉसिंग रेट, ये वाला जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए, क्योंकि वो सिंगलेट से अगर दे देगा रिएक्शन, दे देगा अगर एनर्जी को रिएक्टेंट को, तो उस केस में फोटोसेंसिटाइजर का कोई यूज ही नहीं है। सिंगलेट से नहीं, उसे ट्रिपलेट से देनी है एनर्जी, ठीक है। तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग रेट फास्ट होना चाहिए, देन एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिंगलेट स्टेट टू रिएक्टेंट, फ्रॉम सिंगलेट स्टेट टू रिएक्टेंट, ठीक है। ये तो हमारे पास होगी तीसरी कंडीशन। फोर्थ कंडीशन है कि जो हमारी फोटोसेंसिटाइजर है, फोटोसेंसिटाइजर का जो ट्रिपलेट स्टेट है उसकी एनर्जी रिएक्टेंट की ट्रिपलेट स्टेट से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एनर्जी ऑफ ट्रिपलेट स्टेट ऑफ फोटोसेंसिटाइजर, फोटोसेंसिटाइजर की ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए देन द एनर्जी ऑफ ट्रिपलेट स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन है। पहली कंडीशन थी कि उसे लाइट को एब्जॉर्ब करना चाहिए और रिएक्टेंट से पहले एब्जॉर्ब करना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि उसके पास इतनी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके बिफोर रिएक्टेंट, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग रेट उसका फास्ट होना चाहिए, ठीक है। और मतलब उसे, इसको इस तरह से बोल सकते हो कि अगर मेरे पास फोटोसेंसिटाइजर है तो वो ट्रिपलेट स्टेट से एनर्जी ट्रांसफर करे, वो सिंगलेट से ट्रांसफर ना करे, ठीक है। कि अगर फोटोसेंसिटाइजर है वो ट्रिपलेट से एनर्जी ट्रांसफर करे। इसको लिख भी सकते हो 5th पॉइंट में कि जो फोटोसेंसिटाइजर है इट मस्ट ट्रांसफर एनर्जी टू द रिएक्टेंट थ्रू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, तो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ही एनर्जी ट्रांसफर करे, ठीक है। और वो कब करेगा? जब उसका इंटर सिस्टम क्रॉसिंग रेट फास्ट होगा। तो ये सारी हमारे पास जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल के फोटोसेंसिटाइजर की तरह बिहेव करने की कंडीशंस है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हम बात कर रहे हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की। हमने बात की थी ना फोटोसेंसिटाइजर की इंटर सिस्टम क्रॉसिंग फास्ट होनी चाहिए। तो ये फास्ट कब होगी? ये फास्ट तब होगी, लेट्स से मेरे पास S0 है, ये मेरे पास S1 है, ये मेरे पास T1 है, क्योंकि हमें पता है ये सिंगलेट ग्राउंड होता है, हमेशा ग्राउंड से सिंगलेट, फिर सिंगलेट एक्साइटेड, और ट्रिपलेट जो होता है उसकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है सिंगलेट एक्साइटेड से। तो अगर इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कम होगा, अगर इनके बीच में गैप कम होगा तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जो होगी वो एफिशिएंट होगी। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जो होगी वो एफिशिएंट होगी व्हेन एनर्जी गैप बिटवीन S1 एंड T1 इज स्मॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एफिशिएंट कब होगी, ठीक है, जब इसके बीच में एनर्जी गैप कम होगा। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास बेंजोफिनोन है, उसमें इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का जो रेट होता है वो, जो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है वो 100% एफिशिएंट होती है। बेंजोफिनोन क्या था? बेंजोफिनोन हमारा फोटोसेंसिटाइजर था, ठीक है, और इसमें क्या था? इसमें इंटर सिस्टम क्रॉसिंग रेट 100% एफिशिएंट होता है। इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ पे ये हमारे पास है S0 बेंजोफिनोन का, ये हमारे पास S1 बेंजोफिनोन का, ये हमारे पास है T1। इसके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो हमारे पास होता है 74 किलो कैलोरी पर मोल, और इसके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 69 किलो कैलोरी पर मोल, और इसके बीच में एनर्जी गैप होता है 5 किलो कैलोरी पर मोल। क्योंकि अगर ये पूरा 74 है, ये 69 है, तो वो 5 होगा ना। तो जो S1 है और T1 है इन केस ऑफ बेंजोफिनोन, ठीक है। बेंजोफिनोन क्या होता है? हमारे पास इस मॉलिक्यूल को बेंजोफिनोन बोलते हैं। दिस इज बेंजोफिनोन की 2 बेंजीन रिंग्स अटैच्ड है, बीच में कार्बोनिल है, कीटोन होता है बेसिकली। तो बेंजोफिनोन में S1 और T1 सिंगलेट एक्साइटेड और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी डिफरेंस है वो 5 किलो कैलोरी का है। तो यहाँ पे जो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी वो 100% एफिशिएंट होगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि एनर्जी गैप के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये था हमारा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और इसको देखो, इसको एक और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखो लेट्स से मेरे पास ना ये कोई मॉलिक्यूल है, दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइईन।
अब ये जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी जो होती है S0 और S1 में जो एनर्जी गैप होता है इसमें, दिस इज S0, दिस इज S1, मॉलिक्यूल है 1,3-ब्यूटाडाइन, इसके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 120 किलो कैलोरी पर मोल का एनर्जी गैप होता है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसको हेल्प चाहिए किसकी, फोटोसेंसिटाइजर की। तो इसको हेल्प चाहिए फोटोसेंसिटाइजर की, और वो फोटोसेंसिटाइजर कोई भी हो सकता है, हम लेट्स से बेंजोफिनोन की बात करते हैं। तो होगा क्या, ये हमारे पास है बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन पे जब हम लाइट डालेंगे तो ये होगा एक्साइट, इस तरह से एक्साइट हुआ, कहां जाएगा एक्साइट होके, ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, क्योंकि बेंजोफिनोन में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बहुत ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम है, तो ये जाएगा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में। अब ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा इस मॉलिक्यूल को। देखो ध्यान रखना, ट्रिपलेट से एनर्जी ट्रांसफर करनी है हमेशा, ये इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो ये वाला जो है ये जाएगा ट्रिपलेट में, और जो ये वाला मॉलिक्यूल है ये हमारे पास जाएगा फिर से ग्राउंड स्टेट में, इस तरह से। ठीक है, इसे बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन। उसके बाद जब ये एक्साइट हो गया फिर ये रिएक्शंस करेगा, और कैसे रिएक्शंस करेगा वो हम डिस्कस करेंगे फोटोकेमिस्ट्री ऑफ ओलिफिन्स में। ठीक है, ये बेसिकली डाइमराइजेशन रिएक्शन शो करता है कि इस तरह के दो मॉलिक्यूल जो हैं वो 4 मेंबर रिंग बनाते हैं, ठीक है, और एक 6 मेंबर रिंग बनाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे किसमें, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स में। बट बेसिकली इस तरह से हमारी रिएक्शन होगी, क्योंकि डायरेक्टली नहीं शो कर सकता। इसको डायग्रामेटिकली देखो, डायग्रामेटिकली देखो, ये हमारे पास लेट्स से बेंजोफिनोन है, ये बेंजोफिनोन है। ठीक है, बेंजोफिनोन की सिंगलेट में एनर्जी, इसकी एनर्जी कितनी होती है S1 तक, इसकी एनर्जी होती है 74 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, यहाँ पे होगा इसका ट्रिपलेट स्टेट, यहाँ पे कहीं पे होगा इसका ट्रिपलेट स्टेट, और यहाँ कहीं पे होगा इसका ट्रिपलेट स्टेट। इसको ना, इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करते हैं, 1 सेकेंड। यहाँ पे कहीं पे होगा इसका ट्रिपलेट, किसका, एल्कीन का ट्रिपलेट, और इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो है 60 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मेरे पास है बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, और यहाँ पे है बेंजोफिनोन का सिंगलेट स्टेट, और इसके बीच में एनर्जी गैप मैंने क्या बोला था, वो था 74 किलो कैलोरी पर मोल। और यहाँ पे हमारे पास कहीं होगा इसका ट्रिपलेट, और ये किसका ट्रिपलेट है, बेंजोफिनोन का ट्रिपलेट है, इसके बीच में एनर्जी गैप था 5 किलो कैलोरी पर मोल का, और यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी गैप था वो था 69 किलो कैलोरी पर मोल का। तो यहाँ पे मेन जो डिस्कशन की बात है वो ये है कि यहाँ से जो देखो, सबसे पहले इसकी एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, ये तो एक्साइट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बेंजोफिनोन जो होगा, बेंजोफिनोन जो है वो सिंगलेट से S0 से S1 में जाएगा, उसके बाद ये T1 में जाएगा, कैसे, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करके। उसके बाद क्या होगा, ये ट्रिपलेट से अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा यहाँ पे, दिस इज नोन एज एनर्जी ट्रांसफर, ये होगी एनर्जी ट्रांसफर। अब ये जो एल्कीन वाला मॉलिक्यूल था, डाइईन था, ये एक्साइट होके यहाँ आ गया। ठीक है, क्योंकि इसने इसको एनर्जी ट्रांसफर कर दी। उसके बाद ये यहाँ से अपनी ट्रिपलेट स्टेट से फोटोकेमिकल रिएक्शंस देगा, ये अपनी ट्रिपलेट स्टेट से फोटोकेमिकल रिएक्शंस देगा, और जो बेंजोफिनोन था वो एनर्जी ट्रांसफर करके फिर से आ गया अपनी ग्राउंड स्टेट पे। इसको देखो ध्यान से, मेरे पास ओलिफिन थी, ओलिफिन अपने ग्राउंड स्टेट पे थी। ठीक है, ग्राउंड स्टेट और सिंगलेट स्टेट के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो लाइट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब तो नहीं करेगी, ये हेल्प लेगी किसकी, फोटोसेंसिटाइजर की। फोटोसेंसिटाइजर हमने बेंजोफिनोन ले लिया लेट्स से, तो बेंजोफिनोन क्या करेगा, वो अपनी सिंगलेट से जाएगा अपनी एक्साइटेड स्टेट में S0 में, उसके बाद सॉरी S1 में, S1 से ये जाएगा T1 में, S1 से जाएगा T1 में। उसके बाद ये T1 से एनर्जी ट्रांसफर करेगा अपनी एल्कीन की T1 में, T1 से T1 में एनर्जी ट्रांसफर होती है, हमेशा ट्रिपलेट स्टेट जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करता है, और जब ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो जिसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है वो ट्रिपलेट में होता है। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तो ऊपर हो जाएगा ना, ये यहां से नीचे जाएगा, तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है, और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, फोटोसेंसिटाइजर का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फोटोसेंसिटाइजर के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, कौन सी कंडीशंस हैं फोटोसेंसिटाइजर की तरह बिहेव करने के लिए। उसके बाद हमसे पूछा जा सकता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग रेट क्या होता है, और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट किस केस में होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, होते हैं बेंजोफिनोन में। तो ये सारे केसेस थे।
ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फोटोसेंसिटाइजर और फोटोसेंसिटाइजेशन। फोटोसेंसिटाइजेशन बेसिकली इस प्रोसेस का ही नाम है, इस पूरी प्रोसेस का, जिसमें जो सेंसिटाइजर से लेके जो भी वापस अपने स्टेट में वापस आते हैं, इस पूरे प्रोसेस को फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब मेन पॉइंट क्या है, हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया कि रिएक्टेंट ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइट एब्जॉर्ब की। डायरेक्टली तो एब्जॉर्ब कर सकता है, इनडायरेक्टली वो एब्जॉर्ब करेगा विद द हेल्प ऑफ फोटोसेंसिटाइजर। इनडायरेक्टली मींस फोटोसेंसिटाइजर के हेल्प से कैसे भी उसने लाइट एब्जॉर्ब की, लाइट एब्जॉर्ब करके वो ट्रिपलेट स्टेट में गया, और ट्रिपलेट स्टेट में जाने के बाद उसने क्या की, फोटोकेमिकल रिएक्शंस की। और ट्रिपलेट स्टेट में ही क्यों की, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट में उसकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है और वो ज्यादा स्टेबल होता है और उसके पास लाइफ टाइम होती है, तो वो बहुत इजीली रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है क्वेंचिंग। तो क्वेंचिंग जो है वो ऑपोजिट है एक तरह से फोटोसेंसिटाइजेशन का, इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आई होप कि आज के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आप सबको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।